बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए और दिखा दीजिए कि फरीदाबाद में जोश कितना हाई है, क्योंकि युवा मंत्री हमारे साथ इस वक्त मंच पे मौजूद हैं। तमाम रोड मैप को लेकर बात करेंगे, इनके विभाग में क्या कुछ काम हो रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत गौरव गौतम जी आपका हरियाणा न्यूज के इस फरीदाबाद कॉन्क्लेव में। युवा मंत्री हैं, युवा ऊर्जा है और आजकल चर्चा बहुत ज्यादा है आपके नाम की। राज्यसभा चुनाव में सबसे पहले मैं बात करूंगी, क्योंकि क्या करा आपने ऐसा कि अंदर से जो भी बाहर निकला सबने बस यही कहा कि भाई गौरव गौतम ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया। कांग्रेस वाले तमाम नेता ये आरोप लगाते हुए नजर आए। नहीं, दो प्रत्याशी खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पर्याप्त वोट थे और हमारा बहुत अच्छे से हमारे संजय भाटिया जी उसमें विजयी हुए। दूसरे प्रत्याशी निर्दलीय थे और भारतीय जनता पार्टी को उसका समर्थन था। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक वोट के प्रत्याशी, एक वोट से ही कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए। बहुत अच्छा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी ने लड़ा और क्रॉस वोटिंग हो या वोट खराब करने का इशू हो या धरने पर बैठने का इशू हो या वोट निकलने के बाद पूछा जा रहा हो कि तूने वोट किसको दी, तूने वोट किसको दी, ये कांग्रेस पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं थी? नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी था, भाजपा का समर्थित प्रत्याशी था और मैं ऐसा मानता हूं कि निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी 25% कांग्रेस पार्टी उस दिन टूट चुकी थी। 9 वोट खराब हुए थे। तोड़ी किसने? लोगों ने अंतरात्मा से वोट दी। जब कांग्रेस पार्टी हमने उसको समर्थन दिया और हमने उसने बात भी चली, उनके लोगों को बोला भी गया कि आप अंतरात्मा से वोट। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अंतरात्मा से वोट दी हुई होगी। और जिस प्रकार की अफरा तफरी का माहौल कांग्रेस पार्टी में है, जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे ही कोई धरने पर बैठ रहा है एक विधायक, कोई क्रॉस वोटिंग कर रहा है, कोई वोट खराब कर रहा है, कोई। मैं ऐसा मानता हूं कि नेतृत्व पर विधायकों का भरोसा, कांग्रेस के विधायकों का भरोसा खत्म हो चुका था और वहां पर बैठे हुए बड़ी विडंबना है कांग्रेस के साथ। कर्नाटक से व्यक्ति वोट दिखाने के लिए बुलाया कि वोट, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं था कि कौन वोट देखेगा, कि सही वोट होगी, कि अच्छी वोट। साहब भी देख रहे थे, बीके हरिप्रसाद जी को बुलाया था। दोनों थे ना, हुडा साहब और बीके हरिप्रसाद। हमारा तो कोई हरियाणा से बाहर का नहीं था, हरियाणा के लोगों को ही देखना था। हरियाणा के बाहर से लोगों को वोट देखने के लिए बुलाया। इसका मतलब, और कहकर कांग्रेस के विधायकों ने नेतृत्व को कहकर कि हम तुमको वोट नहीं दे रहे, आपको नेता नहीं मानते, क्रॉस वोट किया है। करमवीर बौद्ध जी से जीते तो मैंने बात की, सबसे पहला इंटरव्यू हरियाणा न्यूज पे दिया, तो मुझे कह रहे थे कि भाई गौरव गौतम वहां बैठे थे, उछल उछल कर हमारे कांग्रेस के विधायकों का वोट देखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ किया था आपने? वहां एक प्रक्रिया है, कोई अगर अपना वोट दिखाएगा तो वोट कैंसिल होता है और वहां बैठने के बीच में पार्टीशन होता है। कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं दे सकता, वो सब कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है। रिटर्निंग ऑफिसर वहां बैठता है, एआरओ वहां पर बैठता है, इलेक्शन कमीशन के लोग वहां बैठे होते हैं। अगर इस प्रकार की चीजें होती तो वो ये चुनाव ही रद्द हो जाता। सिर्फ ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके का आरोप लगा रही है। ये नहीं बता रहे हैं कि 25% कांग्रेस टूट चुकी है और आने वाले 25% नहीं टूटी, 5 ने बस क्रॉस किया था। जो 4 कैंसिल थे वो आप लोगों की चाल थी, आप लोगों ने अपनी चाल के जरिए वो 4 वोट कैंसिल कराए। अब गलती उनकी, प्रत्याशी हमारा निर्दलीय नहीं था, निर्दलीय हमने तो समर्थन में था। मुझे लगता है कि उस निर्दलीय प्रत्याशी ने उनसे भी वोट मांगा होगा, तो उनका शायद कुछ बातचीत हुई होगी। तो आप लोगों की वैसे कोई बात? हमारा कोई लेना देना नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर बेहोश भी हो गए थे क्या? कोई बेहोश नहीं हुआ था, ये सब नहीं, कोई बेहोश नहीं हुआ था। बहुत अच्छा चुनाव हुआ और बहुत अच्छा माहौल अंदर था। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भी थे, हमने बहुत अच्छे स्वादपूर्ण तरीके से बातचीत भी की। कोई ऐसा माहौल नहीं था जिस प्रकार का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है ना कि तेरी
जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी के हार के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हम वापस आते हैं जरा फरीदाबाद की तरफ। राज्यसभा चुनाव पर बात की और अब फरीदाबाद के विजन को लेके बात करेंगे। फरीदाबाद में आप क्या कुछ काम कर रहे हैं इसको लेके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या ऐसा चमत्कार किया आपने? पहली बार चुनाव लड़े, जीते, मंत्री भी बन गए, जहां पर टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है नेताओं की। गौरव गौतम ने क्या मैजिक किया, क्या सेटिंग की, टिकट भी दी और जीते तो मंत्री भी बना दिया? सेटिंग कुछ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और लोकतंत्र में और राजनीतिक जीवन में हर व्यक्ति का अधिकार है टिकट मांगना, और वो हमने प्रयास किया। पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व में हम पर भरोसा जताया और हमने टिकट प्राप्त दिया। और पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने एक ऐतिहासिक आशीर्वाद, पलवल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत अभी तक नहीं हुई, ऐसा आशीर्वाद दिया। आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर पूजनीय जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ी जीत का जिक्र आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आशीर्वाद का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन विरोधी जो कह रहे हैं, आपके ओपोनेंट जिन्होंने चुनाव लड़ा आपके खिलाफ, कि आपने चुनाव जो मांगते हैं, वोट जब मांगते हैं चुनाव में हम, तो कुछ उसके भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको ताक पे रख दिया आपने। आपने धर्म के नाम पर वोट मांगे। हमें गर्व है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम करते रहेंगे। तो मतलब डंके की चोट पे है कि हिंदू है तो गर्व है। बिल्कुल गर्व है, सनातन के लिए काम करेंगे। फरीदाबाद और पलवल, आप विकास के मामले में पलवल को कहां देख रहे हैं? फरीदाबाद से आज के टाइम में थोड़ा पिछड़ा है, पीछे है, या लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है? मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार की कनेक्टिविटी आज पलवल के अंदर है, शायद ही देश के किसी कोने में होगी। केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, जेवर एयरपोर्ट हो, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी हो, और आने वाले समय पर सबसे ज्यादा अगर कोई संभावना है विकास की है तो वो पलवल में भी है, ज्यादा पलवल में है। और हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पलवल में बने, उसके लिए हमने बजट में घोषणा कराई है। और पलवल का जो खादर का इलाका है, जो कभी सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज वो सबसे अग्रिम भूमिका में है। आप वहां पर 12,000 हेक्टेयर में ग्लोबल ग्रोथ जोन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसमें बजट में अनाउंस किया है। आईएमटी पलवल में बने, जिससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार मिलेगा। हमारे युवा साथी अपनी नई नई कंपनियां लगाकर उन मदर यूनिट्स के साथ संपर्क रखेंगे। ऐसा मानता हूं कि खेल का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट की ब्यार हो, वो पलवल के अंदर अब बहने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर पलवल गुरुग्राम और नोएडा जैसी चीजों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में भी लगातार पलवल आगे बढ़ रहा है और अच्छा काम कर रहा है। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं हुई जो बहुत दुखद भी रही, दुर्भाग्यपूर्ण रही, कुछ बच्चों को अपनी जान तक खोनी पड़ी। ऐसे ग्राउंड्स को आपने उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जहां पे जर्जर पोल्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती हैं? उस घटना के बाद आपने कितना सबक लिया और आगे क्या कुछ काम हुआ? बहुत दुखद घटना थी, वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए थी। और हमने लगातार, वो ग्राउंड जो था वो पंचायत विभाग का ग्राउंड था, दूसरा शिक्षा विभाग का था। हमने अपने आने वाले सारे मुख्यमंत्री जी से बात करके इन शिक्षा विभाग के या पंचायत विभाग के जो भी ग्राउंड्स हैं, हम इनसे अंडरटेकिंग लें कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से है, जो आपका मैदान है वो ठीक से बना हुआ है। उसके लिए हमने तय किया है कि एक कंबाइन बैठक करके, जल्दी मीटिंग करके, शिक्षा विभाग से, इधर से डीएसओ जिम्मेदार हो, इधर से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, दोनों मिलकर के अंडरटेकिंग दें कि खेल के मैदान के जो इंफ्रा लगा हुआ है वो ठीक है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हमसे इस बहुत दुखद घटना थी, लेकिन आने वाले समय पर ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास सरकार ने इससे सीख ली और आगे का रोड मैप तैयार कर लिया, भाई दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय पे इस प्रकार की दुखद घटना कोई ना हो, जिससे हमारा कोई होनहार युवा खिलाड़ी देश से, दुनिया से जाना पड़े।
हरियाणा की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा देश को देता है। ऐसे में ये मेडल और बढ़े, हरियाणा के खिलाड़ी और खेलें, अच्छा खेलें, अच्छी डाइट मिले, इस सब को लेके भी आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि बीच में काफी ऐसी शिकायतें भी आई कि खिलाड़ियों को डाइट सरकार की तरफ से तो मिल रही है कागजों में, लेकिन जमीनी स्तर पे वो नहीं आ पा रहा है। नहीं, हमें गर्व है कि हम हरियाणा जैसे स्टेट में हैं और भारत की आबादी का 2% का हरियाणा, और जब मेडलों पर कब्जे की बात आती है तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा का रहता है। ये हरियाणा के हमारे युवा खिलाड़ियों की उत्साह और ऊर्जा और हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति, एक ऐसी खेल नीति, सबसे भारत में जो खेल की नीति है उसे दूसरे प्रदेश अडॉप्ट करते हैं। खेल नर्सरियों के माध्यम से 50,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी सुबह आपको खिलाड़ियों में खेल के मैदान में प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ जाएगा। 2000 खेल नर्सरियां, हमारा प्रयास है कि हमारे गांव में खेल नर्सरी खोलें, और खेल नर्सरियों में कोच की सैलरी भी सरकार देगी और उनकी डाइट की चिंता भी सरकार करेगी, खिलाड़ियों की डाइट की चिंता। और ऐसा नहीं है, 6 महीने में डाइट का एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के हिसाब से हम प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। कुछ जो बची हुई डाइट्स हैं इस बजट में हम पूरा करने के बाद अच्छा काम करेंगे। खिलाड़ियों के साथ साथ जिम्मेदारी एक महिला खिलाड़ी के लिए भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी ऐसे होते हैं जो उनको अपनी डेली लाइफ में देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। वो सबके बीच भी वो मैनेज करती हैं, खेलती हैं और बढ़िया खेलती हैं, देश के लिए मेडल लेके आती हैं। महिला खिलाड़ियों पे क्या कोई विशेष फोकस, विशेष योजनाएं सरकार की तरफ से है कि भाई उनको और प्रोत्साहन मिले? जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, चलिए वो तो एक मंच पे एस्टैब्लिश्ड है, उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन जो ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा साधन नहीं है, उनको सशक्त करने के लिए कोई प्लान? मैं पहले आपको बोल चुका हूं कि जो खेल नर्सरियां हरियाणा सरकार की खेल नीति में है, वो हर गांव में लड़का या हुए लड़की बराबर का सम्मान देते हुए, और हमें गर्व है हरियाणा की बेटियां दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ा रही हैं। और हरियाणा सरकार मिशन ओलंपिक 2036, आज से 2036 की तैयारी, हरियाणा 2036 में 36 मेडल लेकर कैसे आएगा, उसके लिए आज से बजट प्रावधान किया है। 20 करोड़ का पहला मुख्यमंत्री जी ने इसकी अनाउंसमेंट करके 800 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका खर्च होगा। हर अच्छी जगह पर जहां बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक्सीलेंस सेंटर खोलकर, नोडल एजेंसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई को रखकर छोटे बच्चों, 8-10 साल के बच्चों को एडॉप्ट करके नर्सरियों से टैलेंट निकालकर उन बच्चों के खेल की चिंता, खाने की चिंता, रहने की चिंता और अंतरराष्ट्रीय कोच से उनकी कोचिंग कराना, ये सब आने वाला हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार करने जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की खेल नीति और इस प्रकार का खेलों के प्रति विजन नायब सिंह सैनी सरकार का है, और मुझे पूरा भरोसा है इन सब को आगे बढ़ाते हुए ये हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छा करने का काम कर रही है और आगे भी करेंगे। आप भी बतौर मंत्री जब सीएम साहब के पास पहुंचते हैं अपनी तमाम डिमांड्स को लेके और कहते हैं कि विभाग में ये चीजें करने की जरूरत है, सीएम साहब तुरंत सुनते हैं? भारत सरकार ने खेलों के और युवाओं के बजट को 33% बढ़ाया और नायब सिंह सैनी सरकार ने 37% बढ़ाया। ये सब उनके विजन के साथ कि खेलों के प्रति उनका भाव, खेलों के प्रति उनका समर्पण, कि खेलों में बजट बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने और अच्छा बजट इस बजट में दिया है। और आने वाले समय पर जो भी जरूरत लगेगी तो मुख्यमंत्री जी खेलों को, मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं को और खेलों को समर्पित ये बजट था। तो युवाओं की हमने बात कर ली, अब युवा मामलों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि युवा आजकल रीलबाजी में बहुत बिजी हैं और रील बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उनको लगता है कि ये ज्यादा अच्छी चीज है और सोशल मीडिया पे एक रिकॉग्निशन भी मिलता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशे की तरफ भी जा रहे हैं। इन दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो एक नहीं तो दूसरी कुछ ना कुछ तो युवा पकड़ ही रहे हैं। आप कितना चिंताजनक ये सिनेरियो देखते हैं? हरियाणा वैसे तो खेलों का प्रदेश कहा जाता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से युवा नशे जैसी कुरीति से दूर रह सकता है। और मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है फिट हरियाणा,
उसके लिए अलग से बजट किया है कि युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, स्वस्थ रहे। अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो समाज की भी चिंता अच्छे से करेगा, प्रदेश की चिंता भी अच्छे से करेगा, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत हो, उसके लिए अपनी भूमिका निभाएगा। और समय समय पर नशा मुक्त हरियाणा को लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मैराथन्स के माध्यम से या अलग अलग सेमिनार्स के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवा जागरूक रहें और रहते भी हैं। आप अपनी फिटनेस पे कितना ध्यान देते हैं? वर्कआउट करते हैं रोज? कोशिश करता हूं कि डेली हो जाए, लगातार प्रयास है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब क्योंकि आजकल तो हम फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि सोचते हैं चलो क्या ग्राउंड में जाना। कुछ लोग ऐसे भी हैं हरियाणा में, भले ही खिलाड़ियों का हब हो, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है जो ज्यादा फोन में टाइम बिजी रहता है, फोन में टाइम बिताना ज्यादा उसको लगता है अच्छा। हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, सबसे पहला सुख निरोगी काया। आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा सभी हरियाणा प्रदेश के युवाओं से आग्रह है कि खेलों के क्षेत्र में, व्यायाम के क्षेत्र में पूरा ध्यान दें। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छे कामों में अपने परिवार को, अपने इलाके को, अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। युवा मंत्री है सबसे, तो एक चैलेंज रहता है कैबिनेट में कि कैसे काम करूं, या फिर कुछ सजेशन देते हैं तो लोग लेते हैं सीरियसली कि युवाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जैसे मोदी जी, तो आपकी भी तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और युवाओं की बात को सबसे ज्यादा सीरियस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेते हैं। हर योजना का केंद्र बिंदु युवा ही है, हर खेल नीति का बिंदु युवा ही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कैबिनेट में जो भी सुझाव हम देते हैं वो सब मानते हैं मुख्यमंत्री जी। वो भी युवाओं के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं और हम भी युवाओं के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। अच्छे सुझाव माने जाते हैं सब हल प्लेटफॉर्म पर। आजकल क्राइम की बहुत ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं, सरेआम गोलियां चला दी जाती हैं और रंगदारी की बहुत सारी वारदातें भी आ रही हैं। उन सबको लेके चिंता होती है या सरकार उसके लिए गंभीर है? नहीं, सरकार लॉ एंड ऑर्डर, जिस प्रकार की चीजें सरकार के सामने आती हैं, आपराधिक चीजें, उस पर कार्रवाई करने का काम पुलिस करती है। अगर इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अगर ऐसी चीजें आती हैं सरकार कार्रवाई भी करती है और समय समय पर जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में अपराधी को समझाने का काम भी करती है पुलिस। हम देख रहे हैं बहुत सारे एनकाउंटर्स भी लगातार चलते हैं और ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे तमाम क्रिमिनल्स जो भी उनको ट्रैक करके तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये पुलिस की मुस्तैदी और सरकार की नीति, जो जिस भाषा में अपराधी समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। पुलिस की मुस्तैदी है, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों अल फलाह यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया, तमाम देश के खिलाफ प्लानिंग यहां से की गई, तो फरीदाबाद को उसके लिए क्यों चुना गया, या सबसे सेफ एरिया फरीदाबाद को माना आतंकियों ने देश के खिलाफ गतिविधियां प्लान करने का? आतंकी अपना सॉफ्ट चीज ढूंढते हैं जहां वो आसानी से घुस सकें, और कुछ जो युवा आतंकी बने हैं, बड़ा दुखद है, फरीदाबाद का नाम भी उसमें खराब हुआ है। लेकिन सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनको उनकी कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी, उनको जेल के पीछे भी भेज दिया है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एक आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बनती जा रही थी, उस पर सरकार ने यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको कब्जे में लेकर एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठा दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के उस पूरी यूनिवर्सिटी को देखेंगे और आने वाले समय में भविष्य में ऐसे विश्वविद्यालय कोई आपराधिक और आतंकी गतिविधियों का अड्डा ना बने, उस पर सरकार मुस्तैदी से काम करेगी। और वो हमारी सरकार ने पकड़ा था, अगर चप्पे चप्पे पर भारत सरकार हो या हरियाणा सरकार की पुलिस हो, निगाह बनाए हुए हैं। इस प्रकार की अड्डे न हरियाणा में पलने दिए जाएंगे न देश में पलने दिए जाएंगे। जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में सरकार और देश उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन
कुछ गलत नहीं होने देंगे आप हरियाणा नहीं। में। अब किसानों को लेके अक्सर लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता है, आरोप लगाता है कि आपकी सरकार उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है। और हम देखते हैं पलवल में भी अलग अलग तस्वीरें ऐसी सामने आती है जब किसान आरोप भी लगाते हैं या फिर ये कहते हैं कि भाई हमें मंडियों में जाके बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। नहीं, हम सरकार लगातार इस प्रकार की चीजों पर निगाह बनाए हुए हैं और इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होता। सरकार लगातार समाज के प्रति आपराधिक गतिविधियों में जो रहेगा उस पर कार्रवाई, ठोस ही कार्रवाई होगी और पूरे जस्टिस के साथ होगी। न्याय, जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय मिलेगा और जिसने अन्याय किया उसको उसकी पूरी सजा मिलेगी। हम फरीदाबाद की बात करते हैं और जब बीजेपी की बात करते हैं तो एक और भी बात है वो अपने आप निकल के सामने आ जाती है कि भाई बीजेपी तो बहुत ही डिसिप्लिन वाली पार्टी है, सारे नेता बहुत ही प्रेम प्यार से रहते हैं, लेकिन 3 नेताओं का प्रेम ज्यादा दिखता है। गौरव गौतम, राजेश नागर साहब सामने बैठे हैं, आपका स्वागत भी, और विपुल गोयल जी भी। तो ये दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और फरीदाबाद लोकसभा का हर कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से सरकार को मजबूत करने में लगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संकल्प, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, हमारा प्रयास है। गरीबी मुक्त जो नारा इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करा चुके हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। हम नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन के साथ रहता है, अनुशासन के साथ काम करता है और अनुशासन के साथ काम करता ही रहेगा। लेकिन आप तीनों साथ में रहते तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतना साथ में क्यों है, क्योंकि आपने मुझे क्लियर कट जवाब दिया नहीं, इसलिए दोबारा से पूछ रही हूँ। ट्यूनिंग कैसे है आप तीनों की, और फरीदाबाद के लिए कितना फायदेमंद है, फरीदाबाद लोकसभा के लिए? हम फरीदाबाद के विकास के लिए, पलवल के विकास के लिए हम एक ही लोकसभा से आते हैं, तो ऐसा नहीं, हमारा सबके साथ बहुत अच्छा संबंध है। और ये दोनों नेता मेरे से सीनियर हैं, पुराने समय से जानते हैं। हमारा हर नेता का समन्वय अच्छा है, कोई कमी किसी में नहीं है। तो जब गाना गाते हैं आप तीनों एक साथ खड़े होके, आपको भी शौक है गाना गाने का, या जो तीनों एक साथ खड़े होते तो वो गाने अपने आप आ जाते? अरे वो तो गाने बड़े भाई हैं, वो सब गाते हैं, तो हम तो उसमें हिस्सा बन जाते हैं। तो बड़े भाइयों के पीछे पीछे गौरव गौतम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पलवल के लिए क्या कुछ आगे का रोड मैप आपके पास है गौतम साहब? पहले भी डिस्कशन हुआ, हमारा प्रयास है कि खेलों के क्षेत्र में पलवल आगे बढ़े और हमने एक हमारा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, उसको 20 करोड़ रुपए की लागत से उसको और सुंदर अच्छा बनाया जा रहा है। एक हमारा घोघेरा में स्टेडियम है, 10 करोड़ की लागत से हम उसको आगे बढ़ाने लग रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री जी से बजट अनाउंसमेंट है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम पलवल में बने, ओलंपिक की तर्ज पर ओलंपिक के गेम्स उसमें हो, उसके लिए जमीन चिन्हित करके उसकी तैयारी जल्दी शुरू हो जाएगी। और जो हमारा खादर का इलाका का क्षेत्र जो जेवर एयरपोर्ट के पास है, उसको ग्लोबल ग्रोथ जोन घोषित किया है। यमुना पे बांध बने, उसके लिए बजट घोषित हुआ है। IMT बनने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जी से हमने अनाउंसमेंट कराई थी, जल्दी हम उसको पूरा करने के लिए हमारी जो आगरा कैनाल के साथ साथ जो फरीदाबाद तक रोड है, उसको आगे तक हम ले जाएं पलवल तक, जो ट्रैफिक भी कम रहे और उसको उपयोग में हमारे लोग लेकर आए। अलग अलग क्षेत्र में यूथ हॉस्टल बनना हो, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज लाने हो, ITI और इस सबको जौहरी प्रणाली के साथ, ड्यूअल सिस्टम के साथ, कंपनियों के साथ हमारी ITIs को कैसे जोड़ा जाए, उसकी तरफ काम आगे बढ़ रहा है। यमुना पे बांध तो बना लेंगे, लेकिन यमुना साफ कर पाएंगे क्या? हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, अब ये हो पाएगा? जो संकल्प लिया है मोदी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, हम भी उसमें शामिल हैं, हरियाणा सरकार भी करेगी। पलवल की एक और बड़ी समस्या है, मार्केट्स में इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई मार्केट में निकलने का रास्ता ही नहीं है। इतनी ज्यादा दुकानों के बाहर लोग अपनी इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, और उसको रोकने के लिए कुछ काम वाम किया गया है? लगातार प्रशासन के लोग उस पर कार्रवाई भी करते हैं और व्यापारी भाई सब अपने हैं, हम भी उनसे निवेदन और आग्रह करते हैं,
हर प्रकार से जब मिलते भी हैं कि वो इंक्रोचमेंट ना करें, आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए लगातार हम प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करता है, जागरूकता के माध्यम से उनको जागरूक भी किया जाता है और जनप्रतिनिधि जो हमारे होते हैं उनसे भी आग्रह किया जाता है कि भाई अपने दुकानदार भाई बहन हो या आसपास के हमारे रहने वाले व्यापारी भाई हो, उनको समझाया जाए कि इस प्रकार के इंक्रोचमेंट ना हो। लोग मानते भी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी वो थोड़ी देर के लिए मानते हैं, फिर दोबारा से इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है। लगातार प्रयास रहता है, ये चीजें निरंतर चलती आ रही है, कोई आज से नहीं, पहले से ही जब से हमारे लीडरशिप रही है तब से ही कुछ चीजें होती हैं, हटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, प्रयास करते हैं, अच्छा होता है, अच्छा करने का प्रयास। एयर पोल्यूशन, हालांकि अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिए कि इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है एयर, कि सांस तक नहीं ले पाते हैं। एयर प्योरीफायर्स के बिना काम चलता नहीं है। युवाओं के लिए चुनौती, आने वाली पीढ़ी के लिए चुनौती है, एयर पोल्यूशन ठीक रहे। आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह है युवाओं से भी, आने वाली पीढ़ी से भी, हमारे बुजुर्गों से भी, हमारे बड़ों से भी, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों के प्रति लोगों को जागरूक करें। इस देश के प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत करी है, एक पेड़ मां के नाम, उस अभियान में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वही एक ऐसा है जो हमें आने वाले समय पर पॉल्यूशन से बचा सकता है। आप तमाम युवाओं से मेहनत करो, कसरत करो के साथ साथ एक पेड़ भी लगाओ। आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है उसमें जुड़े। अच्छा, जो हमारा मुखिया होता है ना, उसकी हमें वैसे तो सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन गौरव गौतम जी को नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है? मृदुभाषी, सरल, सौम्य, लोगों से मिलना, तुरंत काम करना। तुरंत काम करते हैं? यस। तो आपको लगता है कि सैनी साहब आगे लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेके जाएंगे? बिल्कुल नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी नेतृत्व करते रहेंगे हमारा। कांग्रेस वाले जितने भी हैं उनको कोई स्कोप दे रहे हैं कि आगे चुनाव में लड़ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं? कोई उम्मीद करे कि नहीं? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। क्यों? लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या नेता हो, उनका जनता के प्रति समर्पण, उनका काम करने का तरीका लोगों को रास आ रहा है और तीसरी बार सरकार बनाई है। तो आरोप लगाते हैं आप लोगों पे, धन तंत्र के बल पे जीत गए, आपने डरा दिया, धमका दिया, ईडी सीबीआई का प्रेशर दिखा दिया, इसलिए हमारे जो विधायक थे डर गए राज्यसभा चुनाव में। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और उन्हें आरोप लगाते रहना ही चाहिए। जनता ने हमें सेवा का मौका दिया, हम सेवा कर रहे हैं, हमारा प्रयास है, काम कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनको एक सही दिशा नहीं मिल पाती है, कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई हम ये करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें वो मालूम नहीं। आपके पास कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको रास्ता पता नहीं है, आप रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं और सही लोगों से कनेक्ट करा के उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं। लगातार जिस प्रकार के खिलाड़ी हमें मिलते भी हैं, समय समय पर जहां भी घर हो या उनके बीच में जाना हो, लगातार हम उनके बीच में जाना भी होता है। किसी भी प्रकार की कमी अगर उनको लगती है, चाहे उनके प्रशिक्षण से लेकर चाहे उनके सही रास्ते तक, हमारे कोचेज भी अच्छा रास्ता दिखाते हैं, हमारा विभाग भी अच्छा दिखाता है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम समय समय पर स्कॉलरशिप हो या उनकी प्रोत्साहन राशि हो, उसको देकर वो सही रास्ते पर चलते भी हैं। बहुत अच्छा काम हरियाणा के खिलाड़ी कर रहे हैं। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट तो खेलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं के साथ? मौका लगता है जब खेलते हैं। मौका लग पाता है क्योंकि काम तो बहुत ज्यादा होता है पूरे। लगता है। तो जीतते हैं या हार जाते हैं? अब आपस में फ्रेंडली मैच खेलते हैं, कोई जीत हार नहीं। तो अपने काम काज को बढ़िया नंबर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि बतौर खेल मंत्री, युवा मामलों के मंत्री, आप जस्टिस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? अपना पूरा देने का काम कर रहे हैं, जितना बेस्ट हम दे सकते हैं सरकार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, वो हम बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो अच्छा करना, हम अच्छा सोचना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। गौरव गौतम भी उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। बिल्कुल।
चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो गौरव गौतम साहब को सुना आपने, जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कर्म लगातार इंसान को करने चाहिए। बतौर खेल मंत्री तमाम इनके प्रयास यही हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, जिसको प्रोत्साहन की कमी लगे उसको सरकार लगातार प्रोत्साहित करने की कोशिश भी करती है, काम भी करती है। वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में क्रिएट करने का प्लान भी है। ओलंपिक 2036 में 36 मेडल लाने का भी हरियाणा का प्लान है। इन तमाम चीजों में कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे और तमाम चुनौतियों को कैसे पार कर पाएंगे, इसका जवाब हमारे साथ गौरव गौतम जी थे, उन्होंने दिया। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू गौरव गौतम जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हरियाणा न्यूज़ के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता मैम आपको सम्मानित कर रही हैं मोमेंटो देकर के, और प्रोग्राम प्लानिंग हेड हरियाणा न्यूज़ के सौरभ गोयल जी, वो आपको एक प्लांट भी देंगे। आपने पर्यावरण को लेकर के जो संदेश दिया उसी को आगे बढ़ा रहा है हरियाणा न्यूज़ भी, और बेहद शानदार, बेहद दिलचस्प रहा ये सेशन और बातचीत का सिलसिला लगातार